हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम हाइड्रोजन आटम में अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन आटम का इलेक्ट्रॉन को पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लोकेट करेंगे और फिर वो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट्स को जाने के लिए बहुत सिंपल लेकिन बहुत लंबा टीडियस कैलकुलेशंस है, उसको भी देखेंगे और इसके बाद पूरा कंप्लीट वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन आटम हम डिराइव करेंगे और कैसे पूरा जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करके फिर हर एक सेपरेट वेव फंक्शन को कंबाइन करके कंप्लीट वेव फंक्शन मिलता है, इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ओरिजिन में न्यूक्लियस है और जब स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हम बनाते हैं तो ये जो स्फीयर है इसका ऊपर पॉइंट बी यानी इलेक्ट्रॉन्स है, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा फाई है। ये जो वेक्टर आर पॉइंट पी को जोड़ता है, इधर से एक परपेंडिकुलर है एक्स वाई के ऊपर, तो अगर ये आर जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल करता है तो ये बन जाएगा आर कॉस थीटा। एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर ये है तो अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर ये आर कस थीटा है तो ये आर कस 90 माइनस थीटा होगा, यानी आर साइन थीटा होगा। अगर ये जो आर साइन थीटा है एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल करता है तो ये बन जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई और ये फिर बन जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू योर पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो दिस आर द कन्वर्शन फैक्टर। क्योंकि हमको डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर, ये सब चीज़ें की जरूरत होगी, तो मतलब डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना जरूरी होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा कैलकुलेशंस कुछ इस तरह फ्लो करेगा। ठीक है, इसको मैं जस्ट दिखाता जाऊंगा, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ सिंपल और टीडियस कैलकुलेशन, इसीलिए बस आप देखते जाइए। ठीक है,
डेल आर बाई डेल एक्स कैलकुलेशन कर चुके हैं। अगर हमको डेल साई बाई डेल एक्स कैलकुलेट करना है तो कुछ इस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं। डेल साई बाई डेल एक्स, साई बाई डेल आर बाई डेल एक्स। डेल आर बाई डेल एक्स ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुका है। ओके, फिर ये रह गया डेल साई बाई डेल आर। ठीक है, ठीक इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और जब डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर करते हैं तो डबल डेरिवेटिव है डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल साई बाई डेल एक्स। जो चीजें हम कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं इसको हम डालना है और बहुत सारे टर्म्स हमको मिलते हैं, सिंपल कैलकुलेशंस लेकिन टीडियस, तो इसीलिए हमको धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ना है। पहले फर्स्ट टर्म से हमको मल्टीप्लाई करके 9 मिलता है। 9 टर्म्स को एक बाय एक के करके 1 बाय 1 हमको कैलकुलेशंस करना है कुछ इस तरह। थोड़ा एक कैलकुलेशन के लिए बहुत कुछ कैलकुलेशंस है, इसलिए क्या होता है कि हम कभी कभी इसको याद रख देना ठीक रहेगा, लेकिन कैसे हो रहा है कैलकुलेशन ये हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, वो हमको हमेशा कॉन्फिडेंस देता है। ठीक है ना, फिर 3.1 सिंप्लीफाई होता है। कितने सारे कैलकुलेशन है, careful cancellation and simplification। ठीक इसी तरह डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर और फिर पूरा मिला के, ठीक है ना, जो जब हमको जरूरत होता है डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू दिस मच, तो ये पहले आता है जो ब्लॉक में लिखा हुआ है डेल स्क्वायर साई बाई डेल आर स्क्वायर 2 बाई आर डेल साई बाई डेल आर। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल साई बाई डेल आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल साई बाई डेल थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर साई बाई डेल फाई स्क्वायर। इसको भी हम कैसे प्रूव किया हुआ है इधर देखिए, बस कुछ इस तरह कैलकुलेशंस है और फिर हमको मिल जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर ये दिक्कत करता हो तो डायरेक्ट याद रखना ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं कैसे वेरिएबल ऑफ सेपरेशन होता है और कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसमें मास के जगह हम रिड्यूस्ड मास लेते हैं, जैसे कि हम बोल चुके हैं m1 है मास ऑफ न्यूक्लियस एंड m2 है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उससे रिड्यूस्ड मास निकल के मास के जगह 8 पाई स्क्वायर m की जगह 8 पाई स्क्वायर म्यू लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में से ये है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, जैसे कि हम देख रहे थे कन्वर्शन कैसे हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से इधर तक। ठीक है, एक बार हमको ये मिल गया, फिर हम बढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेशन के ओर। ठीक है, तो जैसे कि पूरा वेव फंक्शन हमको 3 पार्ट कर देना है, जैसे कि हम बोल रहे थे कि वेव फंक्शन पोलर कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा एंड फाई के ऊपर निर्भर करता है।
सो इट डिपेंड्स ऑन आर थीटा एंड फाई। सो इसको हम सेपरेटली 3 अलग अलग फंक्शंस करके लिखे हैं। तो ये है आर आर, वाई थीटा एंड जेड फाई, ठीक है। सो साई आर थीटा फाई is equal to the product of 3 separate functions. Our intention is to separate the variables. Okay, so अभी क्या करना है, अगर ये जो साई आर थीटा फाई इक्वेशन 11 है, इसको डिफरेंशिएट करना है सेपरेटली विथ रेस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई, जिससे हमको मिल जाएगा डेल साई बाई डेल आर, डेल साई बाई डेल थीटा, डेल स्क्वायर साई बाई डेल फाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको लेके जो डेल साई बाई डेल आर, डेल साई बाई डेल थीटा एंड डेल स्क्वायर साई बाई डेल फाई स्क्वायर, इन सब वैल्यूज को लेके इक्वेशन 10 में है, इधर इक्वेशन 10 में वापस डाल देना है, ठीक है। ये है इक्वेशन 10। तो ये हमको दे देता है, ये कैसे, ये जो इक्वेशन है वाई जेड बाहर आ गया, क्योंकि वाई एंड जेड आर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बस ये टर्म रह गया बस आर का, ठीक है। फिर इधर आर जेड आ गए बाहर, क्योंकि इधर वाई का कैलकुलेशंस होता है, वाई बस थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, फाई और आर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इधर आर वाई निकल के आ गया बाहर, क्योंकि इधर जेड के बात हो रहा है, जेड फाई के ऊपर डिपेंडेंट है। और फिर ये कंस्टेंट है 8 पाई स्क्वायर म्यू बाई एच स्क्वायर ई प्लस जेड स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग इन द SI system, so simply Z square by R. The potential energy should be Z square by R, then R by Z. Okay, so ये बन गया इक्वेशन 12। अगर हम थ्रू आउट द इक्वेशन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर वाई जेड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिलता है, ठीक है। ये इक्वेशन हमको मिलता है, जिसको हम लिख सकते हैं, ठीक, इस तरह साइन स्क्वायर थीटा बाई आर डेल बाई एस, इस तरह, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन 13A। अगर -1 बाई जेड डेल स्क्वायर जेड बाई डेल फाई स्क्वायर जो राइट साइड में है, अगर इसको हम एम स्क्वायर करके ले लेते हैं तो पूरा ये लेफ्ट साइड भी एम स्क्वायर के साथ इक्वल हो जाएगा, और ये भी हमको एम स्क्वायर मिल जाएगा, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। और ये भी देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये जो इक्वेशन है पूरा फाई के ऊपर डिपेंडेंट है। ये फर्स्ट वेरिएबल सेपरेशन का फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हम इसको बोलते हैं फाई इक्वेशन, जिधर बस एक ही वेरिएबल है, वो है फाई। तो जेड जो फाई के ऊपर डिपेंडेंट है, ये इक्वेशन में बस खाली फाई ही है। तो ये बन गया फर्स्ट स्टेप ऑफ द वेरिएबल ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। सो फिर अगर इसको हम एम स्क्वायर करके बोलते हैं तो पूरा जो ये 13A है, ये 13A इक्वेशन में पूरा ये जो लेफ्ट साइड एम स्क्वायर के साथ समान हो जाएगा, क्योंकि इसको ही हम एम स्क्वायर कंसिडर करते हैं। तो इसलिए हम लिखे हैं दिस मच इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हम डिवाइड कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा और रीअरेंज कर लेंगे तो ये इक्वेशन हमको दे देगा इक्वेशन 15, ठीक है। इफ वी टेक द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन 15 एज बीटा, अगर ये दोनों हमको दे दिया, ठीक है, रीअरेंज कर लिया ना एम स्क्वायर को लेके, ये इक्वेशन 15 में अगर राइट साइड को हम बीटा करके पकड़ लेते हैं तो ये हमको देता है एम स्क्वायर बाई ये देता है, ठीक है। कैसे, टेक्निक करके फिर थीटा को हम अलग करने चले हैं, ठीक है, क्योंकि पहले हम फाई को अलग कर चुके हैं, अभी हमको थीटा को अलग करना है। तो इसीलिए ये टेक्निक हम अप्लाई करते हैं। तो फिर अगर हम वो इक्वेशन में y मल्टीप्लाई करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा दिस मच, ठीक है। इक्वेशन 16A जो अभी हमको मिला, अगर इसको हम देखें तो बस एक ही वेरिएबल है उधर, वो है थीटा, इसलिए इसको बोलते हैं थीटा इक्वेशन। सो फाई इक्वेशन एंड थीटा इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी बीन सेपरेटेड। थर्ड वन है आर का इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम LHS ऑफ इक्वेशन 15, ये था हमारा
इक्वेशन 15 का। ये LHS जो है ये 15 को अगर हम क्या कर लेंगे, अगर ये LHS 15 को बीटा करके हम पकड़ेंगे तो ये हमको दे देगा 1/r जो है ये इक्वेशन हमको दे देगा। ये जो इक्वेशन में अगर r/r² हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इक्वेशन 17A हमको मिलता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 17 है इसमें बस एक ही वेरिएबल है r, हेंस इसको हम बोलते हैं रेडियल वेव इक्वेशन और r इक्वेशन। ठीक है, सेपरेशन वेरिएबल, जो वेरिएबल्स थे इसको सेपरेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बस अभी क्या करना है, सेपरेट इक्वेशंस में सॉल्यूशन लाना है, हर एक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं इक्वेशन 14 जो था फाई इक्वेशन, ये था हमारा इक्वेशन 14। ठीक है, तो इक्वेशन 14 में अगर इसको हम रीअरेंज करते हैं तो ये इसको हम मिलता है इक्वेशन 18। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये इजी है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं कैसे इस तरह कुछ इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम मिलता है z phi इज इक्वल टू c1 e टू द पावर im phi एंड c2 e टू द पावर माइनस im phi। ठीक है, लेकिन z phi कंटिन्यूस हो, क्योंकि जब हम एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के बात बोलते हैं कुछ कंडीशन रहते हैं, जैसे कि सिंगल वैल्यूड हैं, जैसे कि पोस्टुलेट 1 में पढ़े थे किस किस कंडीशन में हम एक वेव फंक्शन को बोलते हैं एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए z phi को कंटिन्यूस बनाने के लिए ये हमको देना जरूरी है, z phi प्लस 2 पाई इज इक्वल टू z phi। ठीक है, तो इसको अगर हम ये जो इक्वेशन है 19 है, ये चीज को अगर 19 को इक्वेशन 20 में डालें तो ये देगा c1 e टू द पावर im phi प्लस 2 phi इज इक्वल टू c1 e टू द पावर im phi, phi प्लस 2 phi गिव्स phi, राइट। सो कुछ इस तरह c2 भी c2 e टू द पावर माइनस im phi है, माइनस im phi देता है c2 e टू द पावर माइनस im phi, राइट। सो अगर ये जो इक्वेशन 21 एंड 21 है, इधर इसको हम एक्सपांड करें, ये जो 5 प्लस 2 पाई है im इंटू 5 प्लस 2 पाई और फिर im इंटू 5 प्लस 2 पाई, इसको एक्सपांड करें तो ये हमको ये इक्वेशन हम देगा। अगर ये इक्वेशन हमको मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि c1 e टू द पावर im phi, इधर भी c1 e टू द im phi है, तो इसका वैल्यू कितना है, e टू द पावर 2 पाई m शुड बी 1। सिमिलरली इधर भी e टू द पावर माइनस 2 पाई m शुड बी इक्वल टू 1। सो अगर हम ये जो एक्सपोनेंशियल को साइन और कोसाइन में एक्सपांड करें तो ये देगा हमको cos 2 पाई m प्लस माइनस i sin 2 पाई m शुड बी इक्वल टू 1, which implies that इधर m का वैल्यू ये सब होना चाहिए, क्योंकि अगर cos का हम 2 पाई m देखें, हर cos 2 पाई m के लिए m जब ये सब वैल्यू लेता है तो cos 2 पाई m हमको मिलता है 1 और sin 2 पाई m हमको मिलता है 0। तो इसीलिए m का वैल्यू होना चाहिए 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये चीज अगर हम कैलकुलेशन कर चुके हैं तो हमको मिल गया z phi, सॉल्यूशन क्या मिल गया हमको। सो अगर z phi इज इक्वल टू c e टू द पावर प्लस माइनस im phi, राइट। सो बस हमको क्या करना है, ये जो c का वैल्यू को नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करके डिटरमिन करना है। कैसे नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करें, जैसे कि हमको पता था साई स्टार डी टाउ शुड बी इक्वल टू 1, इधर लिमिट है 0 टू 2 पाई, क्योंकि फाई का वैल्यू 0 और 2 पाई का अंदर है, तो z phi z स्टार phi d phi इज इक्वल टू 1 इधर लिखा हुआ है, तो 0 बाई ऐसे हम जैसे कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, c का वैल्यू आ गया 1/2 पाई रूट ओवर। वो c का वैल्यू अगर डाल दें इक्वेशन में तो ये दे देगा फाइनल नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन zm phi इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट ओवर e टू द पावर माइनस प्लस माइनस im phi, m का वैल्यू हमको पता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो zm phi हम बोल रहे हैं, ये एक ही क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, वो है m, इसलिए लिखा हुआ है zm phi, राइट। सॉल्यूशन ऑफ थीटा इक्वेशन।
देखिए ये जो सॉल्यूशन ऑफ थीटा एंड इसके बाद आर इक्वेशन आएगा, ये सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, इसलिए बस इसका सॉल्यूशंस क्या है हम देखेंगे, इसका कैलकुलेशंस हम पूरा नहीं करेंगे, सॉल्यूशंस कैसे निकल रहा है इसको नहीं देखेंगे, फिर भी थोड़ा आइडिया लेंगे। ये जो 1/sin थीटा डी बाई डी थीटा, ये था हमारा इक्वेशन, थीटा इक्वेशन। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको पहले लीजेंडर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, इसीलिए हम कंसीडर करेंगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो फिर dx कितना होगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, सो साइन थीटा डी थीटा विल बी माइनस dx, इसको हम डालेंगे और फिर डी थीटा कितना होगा, और फिर डी थीटा आएगा माइनस dx बाई साइन थीटा। उस इक्वेशन में अगर हम डालें, ये जो हमारा ये इक्वेशन था, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स साइन थीटा डी वाई बाई डी एक्स बाई साइन थीटा, क्योंकि डी थीटा था माइनस डी एक्स बाई साइन थीटा। अगर साइन थीटा ये ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो डी बाई डी एक्स, ये साइन थीटा इधर चला गया, साइन स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी एक्स प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर इसको हम x के हिसाब से लिखें तो डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बीटा माइनस एम स्क्वायर वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन 24 बन गया, इसको बोलते हैं लीजेंडर्स इक्वेशन। ये लीजेंडर इक्वेशन में पोल किधर रहता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 में दो पोल्स होते हैं। फॉर थीटा टू बी एन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, बीटा शुड बी टेकन एज l इंटू एल प्लस 1। इधर अगर बीटा के प्लेस में हम l इंटू एल प्लस 1 लेते हैं तो ये हमारा एक्सेप्टेबल फंक्शन बन जाएगा, इसलिए बीटा को हम लिखते हैं l इंटू एल प्लस 1। और ये जो l एक नया टर्म आता है, l और m का क्या रिलेशनशिप है, l ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड m, और m का वैल्यू जैसे कि हम पता है 0 प्लस 1 प्लस 2 अप टू प्लस माइनस l। इसका सॉल्यूशन जो इक्वेशन 24 हमको लीजेंडर इक्वेशन मिला, इसका सॉल्यूशन है लीजेंडर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीजेंडर पॉलिनोमियल बोलते हैं PLMX। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो PLM कॉस थीटा। नॉर्मलाइज्ड सॉल्यूशन कितना होगा, इसका एक नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट आएगा, सो y थीटा इज इक्वल टू NLM, दो क्वांटम नंबर आ गए l और m, PLMX। ओके, सो यार हम बोलेंगे PLMX क्या है, PLMX इज इक्वल टू PLM cos थीटा। ठीक है, सो अगर x का वैल्यू डालें तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर m बाई 2 1 बाई 2 टू द पावर l फैक्टोरियल। इसको हमको याद रखना है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लास। सो डी एल प्लस एम डी एक्स एल प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू दी पावर एल, इसका ये सॉल्यूशन निकाल गया। लेकिन अभी क्या करना है, ये जो एन एल एम हम बोल रहे थे, ये जो एन एल एम वैल्यू का ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन एंड ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन डाल के हमको वो एन एल एम का वैल्यू निकालना है। तो निकालने के बाद ये सब जो नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनलिटी रिलेशन डाल के हमको क्या मिलता है, फाइनली हमको मिलता है वाई एल एम थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन राइट 2l प्लस 1 l माइनस एम फैक्टोरियल 2 इंटू एल प्लस एम रूट ओवर पी एल एम कॉस थीटा। सो जैसे कि ये कंडीशन है, एप्सिलॉन जो मल्टीप्लाई होके रहा है इधर, ये एप्सिलॉन होगा -1 टू दी पावर m अगर m 0 से बड़ा हो, और एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 और m लेस देन इक्वल टू 0 हो। अभी क्या है, y जो कि थीटा के ऊपर डिपेंडेंट था, इसको हम सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। अभी हम डिस्कशन करेंगे स्पेरिकल हार्मोनिक्स क्या है। स्पेरिकल हार्मोनिक्स है एक कंप्लीट वेव फंक्शन में से जो एंगुलर पार्ट है, कंप्लीट वेव फंक्शन का एंगुलर पार्ट को हम बोलते हैं स्पेरिकल हार्मोनिक्स। कैसे कैसे निकलता है वो स्पेरिकल हार्मोनिक्स कि y, पहले तो हम जेड फाई निकल चुका है, इसका सॉल्यूशन हमको मिल चुका है। ये जेड फाई ये भी मतलब एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है, y
ये भी एंगल के ऊपर डिपेंडेंट है, वाई थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है और जेड फाई के ऊपर डिपेंडेंट है। ये दोनों जो एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको मिला के हमको मिलता है स्पेरिकल हार्मोनिक्स। जैसे कि हम मैथमेटिकली ऐसे हम लिखते हैं साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू आर आर वाई एल एम थीटा जेड एम फाई इज इक्वल टू आर आर वाई एल एम थीटा फाई। सो इसको हम कंबाइन कर चुके हैं, कंबाइन करके इसको लिखे हैं, इसको बोलते हैं स्पेरिकल हार्मोनिक्स। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज कॉल्ड द स्पेरिकल हार्मोनिक्स। सो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, एक एंगुलर पार्ट है, एक रेडियल पार्ट है। दोनों का सॉल्यूशन मिल चुका है, बस हमको कंबाइन करना है। हाँ, सो द वाई एल एम थीटा फाई is called the spherical harmonics. YLM theta phi is nothing but the combination of these two expressions. हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा ये YLM थीटा PLM cos थीटा e टू दी पावर IM फाई। ठीक है, ये बन गया एंगुलर पार्ट और स्पेरिकल हार्मोनिक्स। अभी चलेंगे सॉल्यूशन ऑफ रेडियल वेव इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन 17a में लिखे थे। वो 17a में लिखा हुआ था 1/r² डी/r इतना। ठीक है, अगर इसको हम रीअरेंज करें, ये r को हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमको मिलेगा इक्वेशन 30। तो पहले हम बोल चुके हैं ये जो बीटा है वो होगा L इंटू L+1 और पोटेंशियल एनर्जी को हम डालेंगे -ZE²/r। ठीक है, अगर हम n² को हम लिखते हैं 2π² म्यू E4Z², म्यू है रिड्यूस्ड मास h² E, so then that should give you Z² E²/2a0 1/e. Negative symbol is there. So then ये जो a0 है बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस है, so a0 is equal to -h² 4π² म्यू E²। ठीक है, टू सॉल्व द इक्वेशन 30 ये भी कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, जस्ट इसका सॉल्यूशंस हम पता करेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है कि कन्वर्ट करना है, जो इक्वेशन 30 था ये इक्वेशन 30 को हम कन्वर्ट कर लेंगे लागुएर इक्वेशन। अगर लागुएर इक्वेशन को हम देखें तो जो इक्वेशन 30 था इसको पहले कन्वर्ट करने के लिए लागुएर इक्वेशन को हमको x को कंसीडर करना होगा 2zr/n/a0। जैसे कि हम पता था r 0 एंड इन्फिनिटी के अंदर रहना चाहिए। इक्वेशन 30 को अगर x के हिसाब से लिखें तो कुछ इस तरह हमको मिलेगा। ठीक है, इधर जो r है ये r के लिए हम सब्सटीट्यूट करेंगे, rx इज इक्वल टू e⁻⁻x/2 x टू दी पावर l lx। ये lx है एक पॉलिनोमियल। ये सब्सटीट्यूट अगर इक्वेशन 31 में हम कर दें तो हमको मिल जाएगा इक्वेशन 33। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इसको बोलते हैं एसोसिएटेड लागुएर इक्वेशन फॉर हैविंग एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन पाने के लिए ये जो सब कंडीशंस है, ये कंडीशन में हम n ग्रेटर देन इक्वल टू l+1 और l लेस देन इक्वल टू n-1 होना चाहिए। ये सब क्वांटम नंबर का रिलेशनशिप है, हमको पता है, +2 फर्स्ट ईयर से पता है। ये सब इसी एक इक्वेशन से निकाला हुआ है। ठीक है, सो l इज इक्वल टू 0 1 2 n इज इक्वल टू 1 2 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 33 है, ये इक्वेशन 33 का सॉल्यूशन कुछ इस तरह आता है। lx इज इक्वल टू नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट c l_k_p x। इक्वेशन 32 में था ये जो lx, ये lx जो सॉल्यूशन में आता है c l_k_p। इस lx इक्वेशन 32 में हम डालेंगे और rx का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो rx हमको मिल रहा है r c e टू दी पावर -x/2 x टू दी पावर l l_k_p x इधर डाला हुआ है। ठीक है, अगर ये जो l_k_p हम बोल रहे हैं, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। ठीक है, तो फिर ये जो p हम बोल रहे हैं, ये p का वैल्यू 2l+1 होना चाहिए और k का वैल्यू n+l होना चाहिए।
जो पूरा हमको वेव फंक्शन मिल रहा है इसका नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करके इक्वेशन 35 एंड इक्वेशन 30A को अगर हम यूज करें तो हमको मिलेगा RNL, मतलब ये जो क्वांटम नंबर 2, क्वांटम नंबर N एंड L कुछ प्रिंसिपल एंड अजीमुथल क्वांटम नंबर के जैसे ये दोनों क्वांटम नंबर है, R इज इक्वल टू दिस मच हमको मिलेगा। तो वैसे हम हर जो लिखे थे साई R थीटा फाई, हर एक R इक्वेशन अलग हो गया, थीटा और फाई भी अलग हो गए। थीटा और फाई को कंबाइन करके हमको एंगुलर पार्ट मिला और ये था हमारा रेडियल पार्ट। ये सब अलग अलग इक्वेशंस को लेके हम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कैसे एक ऑर्बिटल का शेप आता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।